So today we are going to take the last unit of airline tariffs and ticketing, that is cargo handling. But before we start cargo handling, I will let you know about which we have not discussed yet, that is types of dangerous goods. Actually, once you are going somewhere in an aeroplane, and whatever baggage you are carrying, you need to know that which are the goods that are allowed and which are the goods that are restricted or not allowed. So regarding that, already airlines have notified the list. अगर लिविंग रूम में हैं आप, तो लिविंग रूम से आप दूसरे रूम में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि वो आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी. और you can also mute your microphone. So when I am talking about dangerous goods, so the classification of dangerous goods varies from cabin baggage to luggage or to cargo. Suppose I will tell you an example. In cabin baggage, you are not allowed to take a knife, fruit knife, or some, as I told you before, also razor. But you are allowed to take it in the luggage. So, although pocket knife or fruit knife is not a dangerous good, but it is not allowed inside the cabin baggage. So it is to be put in the luggage or checked in baggage. So these are the things you need to know, because you have to make your customers aware about these things. Although people are aware about it, but there are many who are first time flyers or who have not this much of awareness, and then they face these problems. फिर उन्होंने क्या किया होता है, उन्होंने ऑलरेडी जो उनकी लगेज होती है वो उन्होंने ऑलरेडी चेक इन काउंटर पे ड्रॉप की होती है. तो फिर उनके हाथ में जब हैंड बैग होता है, तो उसका जो जब सिक्योरिटी चेक होता है, तो वहां पे उसको वो आइटम अलाउ नहीं करते हैं. और उसके पास उस वक्त ये भी ऑल्टरनेटिव नहीं होता है कि वो उसको फिर से जाके अपने लगेज में डाल सके, because that time his luggage had already been shifted into the aircraft, और उसको वो बैगेज टैग लगने के बाद उसको खोलना भी अलाउ नहीं होता है, क्योंकि वो फिर बंद होता है. तो ऐसे मौकों पर फिर उसको वो आइटम एयरपोर्ट पे ही छोड़ना पड़ता है. So I have seen many cases like this when people have to leave their goods at the airport. फिर उनको ऐसा चीज, सपोज किसी को ब्लेड है पैकेट, तो उसको फिर वो वहीं पे छोड़ना पड़ता है. तो उसके पास ऑल्टरनेटिव नहीं होता. तो अगर पहले अवेयरनेस हो इस चीज की, देन द पैसेंजर कैन in advance keep the items accordingly in the checked in baggage, so that he will not face the problem while going for security check for handbag. तो ये चीजें जरूरी हैं. तो फिर डेंजरस गुड्स में और बहुत सारी चीजें हैं जो आते हैं, जिनको चेकड इन बैगेज या लगेज में भी नहीं रख सकते हैं. जैसे कि कुछ लिथियम बैटरीज हैं. लिथियम बैटरीज वो किसी नेचर की बैटरी होती हैं जो कि अलाउड ही नहीं होती हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है एक्चुअली एप्रीहेंशन,
सारी लिथियम बैटरीज नहीं, कुछ लिथियम बैटरीज जो उसमें ऑलरेडी क्लासिफाइड होते हैं कि इस टाइप की लिथियम बैटरी अलाउड नहीं है एयरक्राफ्ट में। उसमें क्या लगता है आपको, क्यों क्यों नहीं अलाउड होती है वो? उसमें कुछ ऐसा वैसा होगा कुछ। हाँ, उसमें एक्चुअली अंदर कुछ ऐसा भरा होता है जिसको जो एक्सप्लोड हो सकता है, जिसके एक्सप्लोशन के चांसेस होते हैं, स्पेशली जब हाई एल्टीट्यूड पे फ्लाई करता है एरोप्लेन, तो वो उस वक्त प्रॉब्लम कर सकता है। तो इसलिए फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ द पैसेंजर्स दोज थिंग्स आर नॉट अलाउड। या ऐसे ही कुछ चीज़ें होते हैं जैसे एरोजॉल्स होते हैं। एरोजॉल होता है वो जैसे होते हैं ना वो पेस्टिसाइड्स, वो हाई प्रेशर में। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे वो हिट होता है घरों में यूज़ करते हैं मॉस्किटोज के लिए, कॉकरोच के लिए। हिट वो निकलता है ना वो प्रेस करके, वो गैस जैसा, तो वो एक टाइप का एरोजॉल होता है। उसमें अंदर एक केमिकल होता है अंडर प्रेशर। तो कुछ एरोजॉल्स ऐसे हैं जो कि अलाउड नहीं है एयरक्राफ्ट में, क्योंकि उनके भी चांसेस होते हैं एक्सप्लोशन के, या वो कभी फायर कैच कर सकता है। तो दैट कैन कॉज अ प्रॉब्लम फॉर द एयरक्राफ्ट। सो दोज आर ऑल्सो लिस्टेड इन डेंजरस गुड्स। तो इसी तरीके से कुछ और आइटम्स हैं, जैसे कि वो तो है ही एम्यूनिशन, एक्सप्लोसिव्स जो होते हैं, तो वो तो आता ही है। दैट इज क्वाइट ऑब्वियस कि दैट विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ डेंजरस गुड्स। तो इसके बाद जब हम अभी कार्गो की बात करेंगे तो उसमें भी हम नेचर ऑफ गुड्स भी डिस्कस कर लेंगे। तो परसों मोहसिन ने ये बात बताई थी कार्गो, और मैंने आपको बोला था कि वी विल बी डिस्कसिंग इट इन डिटेल इन द नेक्स्ट यूनिट। आज हम वही डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ये पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस होती है कार्गो और जो बाकी बैगेज होती है। कार्गो जो एक्चुअली होता है, जैसे हम वी टॉक अबाउट लगेज। लगेज जो होती है वो पैसेंजर के पर्सनल यूज के लिए मोस्टली होता है। सपोज कोई जा रहा है कहीं और उसका कुछ सामान है, अपने कपड़े हैं या अपने ज़रूरियात की चीज़ें हैं, वो उसके बैग में है, तो उसको लगेज ट्रीट किया जाता है। या फॉर एग्जांपल वो कहीं से आ रहा है घूम के, फिर उसने अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लाए, और वो तो नेचुरली लगेज में आएगा। या किसी जगह गया कोई, सपोज दिल्ली गया, मुंबई गया, वहाँ से उसको कोई चीज़ अच्छा लगा, एलसीडी लाया उसने, या उसने कोई एयर कंडीशनर खरीदा, वहाँ पे गीज़र खरीदा, कुछ लाया, और वो उसके साथ वो बैग हैं, वो पैक हैं, तो वो लगेज में आ जाएगा। लेकिन कभी वो आइटम्स जो कोई लेता है, जो उसमें डील करता है, सपोज कोई डीलर है श्रीनगर का, और वो गया मुंबई, और उसको वहाँ पे वो डील करता है सपोज एयर कंडीशनर्स में, और वहाँ से उसने एयर कंडीशनर्स खरीदे। अब उसको वो कंसाइनमेंट है, सपोज उसने 20, 25 या 10 या 5 या 30 एसी परचेज किए वहाँ से। अब उसको वो माल कहाँ पे लाना है? श्रीनगर, इजंट इट? तो वो जो उसका जो ये सामान अब बन गया, ये बन गया कार्गो। This becomes cargo. You know why? It becomes cargo because these are the goods which are generally for trading purpose, for commercial gain. क्योंकि ये उसको अब बेचते हैं ना यहाँ पे, मतलब इसमें इसमें ट्रेड करता है, ये कमर्शियल पर्पस के लिए है, तो इसको कार्गो और फ्राइट कहा जाता है। तो ये उससे डिफरेंट है जो नॉर्मली
इंसान अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैरी करता है, क्योंकि इसकी वॉल्यूम जो होती है वो ज़्यादा होती है। पर्सनल यूज़ के लिए सपोज वो एक एलईडी लाएगा या ज़्यादा से ज़्यादा 2 लाएगा एक साथ अपने यूज़ के लिए, लेकिन ट्रेडिंग पर्पस के लिए he can purchase 50, 100, 200 LEDs or more than that also. So that becomes cargo, क्योंकि वो वॉल्यूम उसकी ज़्यादा होती है और उसको नॉर्मली एयरलाइंस डायरेक्टली हैंडल नहीं करते। Are you getting? Yes. Airlines does not normally handle cargo directly. Why? Because it is in larger volumes. ये बहुत क्वांटिटी में हो सकता है। और एयरलाइंस क्या करता है प्रेफर, वो इसके लिए थर्ड पार्टीज यूज करता है। दैट बिकम्स मच इजियर फॉर बोथ द पर्सन हु हैज टू सेंड द कंसाइनी और द एयरलाइंस, दोनों के लिए वो बेटर रहता है। और अभी जब हम कार्गो की बात करते हैं, इसमें ये सारे गुड्स आ सकते हैं जो ट्रेडिंग के लिए हैं। और कार्गो में इतना ही नहीं, इसमें एनिमल्स भी ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। इवन यू विल बी सरप्राइज्ड, एलिफेंट्स, हाथी है ना, हाथी, Yes, sir. हाथी को कार्गो के थ्रू भेजा जाता है, जो जिंदा हाथी है। क्योंकि कभी जूस में रखना होता है कुछ, तो उनकी शिफ्टिंग होती है थ्रू कार्गो, या कभी कोई हाइब्रिड एलिफेंट होता है या और कोई एनिमल, हॉर्सेस, बाकी इवन डॉग्स, तो उनको भी कार्गो के थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है। और इवन अगर मैं आपको ये बात बताऊं, खुदा न खास्ता जब कोई गुजर जाता है, किसी की डेथ होती है, फिर डेड बॉडी को लाना है किसी फॉरेन कंट्री से या किसी और स्टेट से, तो उस बॉडी को भी ट्रीट किया जाता है एज कार्गो। गॉट इट? Yes, sir. तो ये अब जो इसके लिए हैंडलिंग प्रोसीजर्स एयरपोर्ट के होते हैं, वो इसलिए डिफरेंट होते हैं क्योंकि इसमें जो प्रोसीजर होता है वो मोस्टली होता है थ्रू ए थर्ड पार्टी, एंड थर्ड पार्टी टेक्स केयर ऑफ इट। एंड बिकॉज उसमें उनको वो ऑलरेडी जो जिसको भेजना है सामान, वो उस थर्ड पार्टी के सिटी ऑफिस के साथ कांटेक्ट में रहता है, और वहाँ पे उन बाज़ाबिता उनका ऑफिस होता है, और उसमें वो सारे जो फॉर्म्स होते हैं, पेपर वर्क, वो की जाती हैं कि इसको कार्गो में क्या क्या आइटम सेंड करना है। तो वो उसका डिटेल्ड लिस्ट लेते हैं। डिटेल लिस्ट के बाद वो उसका फिजिकली उसकी पोजेशन लेते हैं। दे टेक द पोजेशन ऑफ द गुड्स फिजिकली फ्रॉम द पर्सन हु इज इंटेंडिंग टू सेंड इट, और उसमें वो क्लासिफिकेशन करते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने अभी आपको बताया, लाइव एनिमल्स लाइक किसी को सपोज हॉर्स बेचना है कार्गो के थ्रू, किसी को सपोज गाड़ी बेचनी है, जैसे किसी को रोल्स रॉयस गाड़ी फॉरेन कंट्री से इंपोर्ट करनी है, तो वो एक्सपोर्टर जो है, वो जो वहाँ से हैं एक्सपोर्टर, तो उसको वो आइटम वहाँ से भेजना है, तो वो कार्गो का यूज़ करता है। और कार्गो हैंडलिंग कंपनी जो है वो उसकी कस्टडी लेता है और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वी विल ट्रांसपोर्ट इट टू द डेस्टिनेशन। तो अब आप देखो, सपोज देयर इज अ रोल्स रॉयस कार एंड देयर इज एन एलिफेंट,
अब मत इन दो चीजों की तो अलग रिक्वायरमेंट है ना बेचने के लिए, यस सर। क्यों? मे बी स्पेस वाइज रोल्स रॉयस भी उतनी जगह लेगी, एलिफेंट भी बड़ा होता है, वो भी उतनी जगह लेगा, लेकिन डिफरेंस किसमें है? डिफरेंस किसमें है? इसमें हाँ, वो एनिमल है ये। हाँ, वेरी गुड कि जो वो नॉन लिविंग थिंग है गाड़ी, लेकिन एनिमल तो लिविंग थिंग है, इजंट इट? तो अगर ये सपोज 10 घंटे 12 घंटे या कितने घंटे का सफर है, तो कहीं ऐसा ना हो कि एनिमल की डेथ हो जाए रास्ते में। यस सर। तो इसलिए जो कार्गो हैंडलिंग एजेंसी होती है, दे आर वेल स्पेशलाइज्ड इन दीज थिंग्स बिकॉज दे नो द नेचर ऑफ द आइटम दे आर कैरिंग। वो उसका फुली डिस्क्रिप्शन लिखा होता है और हर किसी आइटम को अकॉर्डिंगली वो क्लासिफाई करने के बाद उसका अरेंजमेंट किया जाता है उसी कंपार्टमेंट में, क्योंकि कार्गो में भी फिर अलग अलग कंपार्टमेंट्स होते हैं। सपोज ये जो है, जब हमने बात की एलिफेंट की, एनिमल की, जो लिविंग एनिमल है, इसको उस कंपार्टमेंट में रखते हैं जहां पे वो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है उस लिहाज से जितनी एक लिविंग बीइंग को रिक्वायरमेंट है। यस सर। सपोज फॉर एग्जांपल 17-18 डिग्री सेंटीग्रेड पे रखेंगे टेम्परेचर वहां पे, जो उसके लिए कंड्यूसिव है। और वहां से जो गाड़ी है या एलसीडीज हैं या और कुछ चीजें हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर की कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको कम टेम्परेचर या ज्यादा, मतलब उसको उतना, उसको तो हम नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर पे रख सकते हैं, ज्यादा वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम एनिमल को अगर कैरी करते हैं, अगर हमने टेम्परेचर इसका बढ़ाया तो इसकी डेथ होगी ना। यस सर। टेम्परेचर अगर इसका कम हुआ, ज्यादा माइनस में चला गया, तो इसकी डेथ होगी। लेकिन अभी जो मैं आपको बात कर रहा था डेड बॉडी की, उसको भी ट्रीट किया जाता है एज अ पीस ऑफ कार्गो। अब अगर डेड बॉडी को ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी सपोज अमेरिका से में किसी की डेथ हो गई, अब उसको ट्रांसपोर्ट करना है वहां से, तो उसके लिए वहां पे बाज़ाब्ता कार्गो कंपनीज वो कास्केट सब कुछ बनाती हैं जो रिक्वायर्ड है। लेकिन अगर उसका टेम्परेचर क्या रखना है, अब प्लीज। उसका फ्रीजिंग टेम्परेचर रखना है, क्योंकि अगर उसको रखेंगे प्लस में तो उसको बॉडी को फाउल स्मेल का अंदेशा है, isn't it? यस सर। तो लिहाजा उसके लिए एक मखसूस टेम्परेचर रखना है जिस पर वो बॉडी फ्रेश रहे। यस सर। तो उसके लिए अलग हिसाब से उसको मैनेज करना है। तो इसी तरीके से सपोज आजकल आप देखते हैं इवन यहाँ के मार्केट्स में भी फॉरेन फ्रूट्स अवेलेबल होते हैं। यस सर। कहते हैं ये साउथ अफ्रीका का पियर है, नाशपाती, ये फलानी कंट्री का एप्पल है या कुछ, isn't it? यस सर। तो जब वो ट्रांसपोर्ट होते हैं वहां से, तो उनको भी उसी हिसाब से वो टेम्परेचर में रखना है ताकि वो खराब ना हो जाए। या सी फूड आता है, सपोज बहुत सारा सी फूड आता है मिडिल ईस्ट से या कोस्टल कंट्रीज से, इंडिया जिसमें वो शार्क, बाकी चीजें, फिश, तो वो भी फ्रोजन में लाना है क्योंकि खराब हो जाएगा। तो उसके लिए कार्गो हैंडलिंग उसी हिसाब से रखनी है ताकि वो चीजें अच्छी तरह से ट्रांसपोर्ट हो विदाउट एनी डैमेज। तो ये सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ये वो कार्गो हैंडलिंग कंपनी
लेती हैं, बिकॉज दे एंश्योर दैट वट एवर दे आर टेकिंग इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन द वे इट इज सपोज्ड टू रीच। नहीं तो कोई भरेगा कंसाइनमेंट वहाँ पे तो फिर वो यहाँ पे पहुँचेगी, वो खराब हुई होगी, ऊपर से उसका जो चार्जेस हैं कार्गो के वो अप्लाई होंगे। तो इसलिए वो दे आर वेल स्पेशलाइज्ड इन दीज टास्क्स। और उसमें एक और चीज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, दैट इज जिसको हम कहते हैं इसका वो देखते हैं वेट। क्योंकि एक पॉलिसी जो होती है एयरलाइंस की, उनका जो वेट है वो एक्सीड नहीं होना चाहिए। It should not exceed beyond what is their requirement. तो इसलिए for that purpose they have to see that how much is the weight of the items which are included in the cargo। तो उसी हिसाब से वो उस चीज़ को बुक करते हैं एयरलाइंस के साथ, क्योंकि एयरलाइंस को पहले ही पता होना चाहिए कि हमारा कितना वेट होगा जहाज़ में सामान का। जैसे मैंने बताया कि कार्गो का वेट बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें क्वांटिटी वॉल्यूम बहुत बड़ी होती है। तो लिहाजा ये जो बाकी होता है वो तो पता ही होता है उनको, उसमें और वेट लिमिट भी होता है। जैसे फ्री बैगेज हम कल डिस्कस कर रहे थे, फ्री बैगेज अलाउंस, और मोस्टली जो पैसेंजर्स हैं वो अपना सामान फ्री बैगेज अलाउंस तक ही महदूद रखते हैं। तो कैबिन बैगेज और जो चेक इन बैगेज का उनका परवाह नहीं रहता है, क्योंकि वो उनको अंदाज़ा होता है, पैसेंजर का एवरेज वेट भी पता होता है। सपोज अगर 200 लोग फ्लाई करते हैं एरोप्लेन के अंदर, तो एवरेज वेट आदमी का क्या होता है, तो उस हिसाब से उन्होंने वो ऑलरेडी वो रेशो निकाला होता है। लेकिन कार्गो का मत कहीं ऐसा अंदाज़ा रहेगा जब तक कि एडवांस में पता ना हो। तो थर्ड पार्टीज के थ्रू, क्योंकि वो एडवांस में लेते हैं ये सामान, या उनकी बुकिंग वो एडवांस में लेते हैं, और वो पहले ही उसका जो वेट है वो उसमें मेंशन करते हैं, और वो इंफॉर्मेशन एयरलाइंस को पहले ही कम्युनिकेट की गई होती है, राइट? So that information is already lying with the airlines, and that makes it easy for the airlines to manage the cargo। को वो सारी इंफॉर्मेशन उनके पास होती है, और फिर उसी हिसाब से जब उनको कंफर्म होता है एयरलाइंस से कि हाँ हम ये सामान कैरी कर सकते हैं उस फ्लाइट, क्योंकि वो उसी वक्त उनको फ्लाइट नंबर देते हैं, तो फिर कार्गो हैंडलिंग कंपनी जो है वो क्या करते हैं, वो उस कंसाइनमेंट जो होती है उस पे जो, जैसे आपको मैंने परसों बताया, जब बैगेज लेते हैं चेक इन काउंटर पे, फिर उसको टैग लगता है, इजंट इट? तो उसी तरीके से वो कार्गो हैंडलिंग में टैग लगता है, वो थोड़ा बड़ा होता है लेबल, और उस लेबल पे उसी वक्त फ्लाइट नंबर भी मेंशन किया जाता है और कंपार्टमेंट भी मेंशन किया जाता है। फ्लाइट नंबर भी मेंशन किया जाता है और कंपार्टमेंट किस हिसाब से, जैसे मैंने बताया कि नेचर ऑफ द आइटम क्या है, क्योंकि नेचर ऑफ द आइटम के हिसाब से ही उसका कंपार्टमेंट नंबर लगता है। तो उस कंपार्टमेंट में उस टाइप के सामान को रखा जाता है। तो वो या कोई आइटम होता है जिसको, जो बहुत ना जिसको हम कहते हैं फ्रेजाइल आइटम, जिसको खतरा होता है टूटने का। सपोज किसी में कोई डेलिकेट आइटम है, आपको मैं ऐसे बताऊं, आजकल आते हैं ना वो बड़े बड़े वो आते हैं एलईडीज, जो ना पूरे बड़े सिनेमा जैसे होते हैं, बड़े एलईडीज। तो वो आइटम अगर उसको मामूली सा सपोज स्क्रीन को क्रैक हो गया तो खत्म हो गया आइटम। तो वैसे आइटम्स को जब लाते हैं तो उनको
लगाते हैं वो फ्रेजाइल, उसको एक लेबलिंग में रहती है फ्रेजाइल, ताकि ऐसे चीज़ को जब ट्रांसपोर्ट किया जाए तो बहुत एहतियात से किया जाता है ताकि उसमें डेलिकेटली हैंडल किया जाए। तो वो होते हैं प्रोसीजर्स। तो ये जो एयर कार्गो कंपनीज होते हैं, जैसे इंडिया में है एक एयर कार्गो कंपनी कार्गो सर्विस सेंटर, दैट इज renowned कार्गो हैंडलिंग कंपनी इन इंडिया। तो उनके बहुत सारे स्टेट्स में ऑफिसेस हैं, बहुत सारे जो मेजर एयरपोर्ट्स के साथ वो कार्गो हैंडल करते हैं। तो they have this all sort of strategy how to handle the cargo and how to handle various types of cargo। वो पेरिशेबल आइटम्स भी कैरी करते हैं। आपको पता है कि कुछ यहाँ से भी कभी कुछ फूल जाते हैं बाहर, सपोज ग्लोरी है या जो फ्लोरिकल्चर में हमारे लोग जो बिजनेस करते हैं, तो उनको वो एक फूल बेचने होते हैं बाहर बहुत क्वांटिटी में, क्योंकि वो जो बाहर के 5 स्टार होटल्स हैं या इवन बड़े बड़े टेम्पल्स हैं, वहाँ के लिए वो फूल ज़रूरत होते हैं। तो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं वो फूल, लेकिन वो कितना डेलिकेट आइटम है। वो अदरवाइज अगर फूल ऐसे भी रखेंगे ना काट के, तो वो फिर खराब हो जाता है। तो उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन है ज़रूरी है बाय एयर ही, लेकिन बाय एयर भी उसकी ट्रांसपोर्टेशन उस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो बहुत फ्रेश कंडीशन में डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए। तो उस तरीके से जैसे इन कार्गो हैंडलिंग कंपनीज की जो स्ट्रैटेजी होती है कि हमको पेरिशेबल्स के साथ कैसे उनकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, तो उसी हिसाब से वो उसको ऐसे कार्गो कंपार्टमेंट उसके लिए सेट करते हैं जिसमें वो स्टीडी कूल टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसमें वो कूलिंग इक्विपमेंट्स लगे होते हैं और टेम्परेचर कंट्रोल उसका उसी हिसाब से रखते हैं जिस हिसाब से उसकी रिक्वायरमेंट है। क्योंकि इसमें ये भी होता है कि अगर टेम्परेचर ज़्यादा कम भी करे किसी चीज़ का, वो उससे भी ख़राब हो सकता है। सपोज अगर हम एग्जाम्पल देंगे, कोई चीज़ हम रखते हैं रेफ्रिजरेटर में, कभी कोई सब्जी आप रखोगे फ्रिज में, लेकिन आपने मोस्टली देखा होगा कि अगर आप फ्रिज में सब्जियां रखते हैं तो कहाँ पे रखते हैं? ज़्यादातर नीचे रखते हैं। आप सब्जी को ऊपर टॉप फ्रीजर बॉक्स में नहीं रखेंगे, क्योंकि ज़्यादा कोल्ड टेम्परेचर से वो खराब हो जाएगी। हाँ, अगर सपोज मीट है, मीट को आप डीप फ्रीजर में रखते हैं, ऊपर जो आपका कूलिंग आइस बॉक्स होता है। सो बट यू कांट डू दैट विद वेजिटेबल, क्योंकि वो उसमें टफ लाइक शिशुर खराब। इसी तरीके से इसमें वो मेंटेन्ड होता है, टेम्परेचर कंट्रोल नॉब्स होते हैं। तो आइटम की जो लेबल डिस्क्रिप्शन है, जब कार्गो हैंडलिंग कंपनी आपकी आइटम्स की कस्टडी लेते हैं तो वो उसमें लेबलिंग करते हैं। लेबलिंग में देयर इज अ प्रॉपर डिस्क्रिप्शन, एंड इन दैट डिस्क्रिप्शन दे मेंशन the required temperature range also, so that once the airline takes the custody of that cargo, they put it in the desired compartment where that temperature range is maintained। क्योंकि अब मत आएगा एक ही कार्गो हैंडलिंग कंपनी को मत एक ही आदमी का सामान ट्रांसपोर्ट करना है। They may have multiple customers who have to send cargo, तो उनका नंबर ऑफ कंसाइनमेंट्स अकॉर्डिंगली होता है। या कभी एक एयरलाइंस को बहुत सारी कार्गो कंपनी सामान बेचती हैं,
तो उस सूरत में एयरलाइंस को वो जो लेबलिंग होती है उसकी आइटम की, वो उसको देख के उस चीज़ को उस कंपार्टमेंट में रखते हैं जो लेबलिंग में मेंशन है, क्योंकि वो काम सारा थर्ड पार्टी ने, जो ये कार्गो हैंडलिंग एजेंसी है, उसने वो काम किया होता है। और आपको पता है जो ये कार्गो हैंडलिंग कंपनीज हैं, ये जब ये सामान लेते हैं ना एयरपोर्ट तक, इनको उसके लिए भी स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट का अरेंजमेंट है, क्योंकि एयरपोर्ट तक तो उनको बाय रोड लेना है, चाहे वैन में लेना है, ट्रक में लेना है, जो उनकी गाड़ी है कैरिंग के लिए, तो उस गाड़ी में भी वो टेम्परेचर कंट्रोल रहता है। आपको मैं एग्जांपल दूंगा, आप तो आइसक्रीम खाते होंगे, तो बाहर से सपोज मदर डेयरी की आइसक्रीम पहुंचती है यहाँ पे, तो आपको पता है वो कैसे आती है? वो तो मोस्टली वो तो एयर कार्गो के थ्रू नहीं आती हैं ज्यादातर, वो तो बाय रोड ही आती है। लेकिन वो जब आती हैं तो उसको भी उन गाड़ियों में ट्रांसपोर्ट किया जाता है जो कोल्ड स्टोरेज मेंटेन करते हैं, मतलब जिसमें पूरी वो आइस फैसिलिटी होती है, दे आर the temperature is well maintained in the minus range in such vehicles, क्योंकि अदरवाइज तो वो मेल्ट हो जाएगी रास्ते में ही। So that's why they are transported in such specialized vehicles which are able to maintain the required temperature for such items. So वो deep freezing व्हीकल कंपार्टमेंट्स होते हैं, उनमें कंपार्टमेंट्स होते हैं उन व्हीकल्स में, विच आर यूज्ड फॉर कैरिंग सच आइटम्स। तो बिल्कुल उसी तरीके से जो कार्गो हैंडलिंग कंपनीज होते हैं, वो अपने सिटी ऑफिसेस से एयरपोर्ट के लिए दे मेक यूज ऑफ सच व्हीकल्स विच आर इक्विप्ड विद सच अ मैकेनिज्म बाय विच they have compartments which are able to maintain the temperature that is required. Suppose dead body carry करनी है, तो उस गाड़ी में वो टेम्परेचर मेंटेन्ड होता है, ताकि वो रास्ते में भी जब तक एयरपोर्ट पहुंचे वो उसमें उसी हालत में रही, ठीक हालत में रही। या उसी तरीके से और कोई पेरिशेबल आइटम कैरी करना है, so they take every measure to maintain its required temperature. Okay? So ये चीजें आती हैं किसमें? कार्गो हैंडलिंग में। तो फिर उसके बाद इसमें एक और चीज है, क्योंकि कभी क्या होता है, कुछ आइटम्स की ट्रांजिट शिपमेंट होती है। ट्रांजिट शिपमेंट होती है कि किसी सपोज यूरोप से लाना है कुछ, तो अब डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता है वो श्रीनगर या इंडिया, तो वहां पे कभी एयरलाइंस चेंज होती है रास्ते में, तो वो आइटम्स जो कैरी होते हैं दैट इज थ्रू अ ट्रांजिट शिपमेंट, बिकॉज या कभी रास्ते में स्टे भी रहता है। तो ऐसी चीज को भी देखा जाता है कि कौन से आइटम को हम ट्रांजिट शिपमेंट में डाल सकेंगे। नॉर्मली जो नॉन पेरिशेबल आइटम्स होते हैं तो उनको ट्रांजिट शिपमेंट में डाला जाता है, क्योंकि उससे क्या होता है, उससे कभी कार्गो में जो चार्जेस हैं वो कम होते हैं, क्योंकि कॉस्ट कटिंग होती है उसमें। तो दैट इज वाई फॉर आइटम्स विच आर नॉट पेरिशेबल, जिनको ये नहीं है कि उनको पर्टिकुलर टाइम में पहुंचना है, जैसे कोई ऐसी चीज़ है जो ख़राब होगी तो उस चीज़ को पर्टिकुलर टाइम में जल्दी पहुंचना है,
या उसको ज़्यादा टेम्परेचर कंट्रोल रास्ते में होना चाहिए। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे सपोज कुछ LEDs हैं, उसमें फ्रेजिलिटी रहती है लेकिन उसमें पेरिशेबिलिटी फैक्टर नहीं आता है, खराब मा गैसवाइट। तो वैसी चीज़ों को ट्रांजिट शिपमेंट में डाल सकते हैं, तो उसमें उसकी जो कॉस्ट कटिंग है वो हो जाएगी। थोड़ा सा उसमें कभी फ़र्क पड़ता है कि उसमें कॉस्ट कम आ जाए कैरी करने का। तो फिर दूसरा चीज़ है जिसको हम कहते हैं TBD, टाइम बिफोर डिपार्चर। तो ये कार्गो हैंडलर्स जो होते हैं, इनकी एक और खसूसियत ये है जिससे people are getting benefited by making use of third party, because they have their offices in almost every major city. For example, if a cargo handling company is arranging cargo from London to Delhi, तो उनका लंदन में भी ऑफिस है, दिल्ली में भी ऑफिस है। तो जब वो लंदन से डिस्पैच करते हैं सामान और उनको पता है कि हमने ये सामान इस फ्लाइट में भेजा, क्योंकि उसकी रियल टाइम ट्रैकिंग होती है, आजकल तो सॉफ्टवेयर्स लगे होते हैं, तो वो हर किसी आइटम की मूवमेंट ट्रैक करते हैं रियल टाइम बेसिस पे। तो वो देखते हैं, क्योंकि उसकी वो एयरवे बिल बनती है, एयरवे बिल का एक नंबर होता है, वो उस नंबर को ट्रैक करते हैं और उसी हिसाब से जो डेस्टिनेशन का ऑफिस होता है, जहाँ पे उनकी डेस्टिनेशन होगी दिल्ली, अगर लंदन टू दिल्ली सामान जा रहा है, they will inform the Delhi office in advance about the items they may be receiving by this flight number, क्योंकि उनको भी आता है ना वो ऑनलाइन ही वो, तो उससे जो उनका सामान आता है तो वो तैयार रहते हैं उसको रिसीव करने के लिए। सो वो अकॉर्डिंगली वैसे अरेंजमेंट रखते हैं वहाँ पे, जब वो सामान वहाँ पहुँच जाएगा तो उसको रिसीव करने के लिए वो वैसे ही अरेंजमेंट्स वहाँ पे रखते हैं, राइट? ताकि वहाँ से जब सामान पहुँच जाए तो यहाँ पे उनके जो हैंडलिंग एजेंट्स हैं वो रेडी होते हैं और उसको वो उसी तरीके से अपने वेयर हाउस तक पहुंचाते हैं, क्योंकि जो उनका उस सिटी में वेयर हाउस है वहां पे फिर कौन कलेक्ट कर लेगा, जिसने वो सामान बुक किया है। अगर उस आइटम की होम डिलीवरी है तो फिर वहां से सामान बराबर कस्टमर के ऑफिस प्रीमाइसेस या घर जाएगा। अगर होम डिलीवरी उसमें नहीं है ऑप्शन, तो फिर वो जो कंसाइनी है, कस्टमर है, he will be informed so that he will come and take the possession of the goods from the handling agent's warehouse. Okay, are we connected back? Yes, sir. Okay. So वो चीज़ें उसमें इम्पोर्टेंट होती हैं, क्योंकि अगर ऐसा हो कि वहाँ से अच्छी तरह सामान पहुँचे लेकिन यहाँ पे अगर डिले हो डेस्टिनेशन पे तो चीज़ ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए ये जो एडवांस प्रोसीजर्स रहते हैं उनकी इंफॉर्मेशन, बाकी तो सिटी ऑफिस जो है वहाँ का, वो इस चीज़ को देख के उसका पिकअप अकॉर्डिंगली मैनेज करते हैं। So with this we have completed this paper, that is airline tariff percent ticketing.
तो anything you would like to ask, you can feel free. सर मुझे प्रोजेक्ट के बारे में सर हाँ बिल्कुल. Now I will take time with you. Before I will start engaging with Mohsin, I will let the students of 4th semester know that inshallah in our next session we will be back taking the GSCD, Generic Skills Entrepreneurship Development. ठीक है? तो उस आपने बोला था वो पीडीएफ सेंड करूं. हाँ बिल्कुल. आपने वो बनाया कुछ? सर मैं मंडे को बनाऊंगा, प्रोजेक्ट का सेंड करूंगा. ठीक है. यू कैन ईमेल दैट टू मी. ठीक है? आपको है ना मेरा ईमेल आईडी? यस सर. Okay, you can send it as an attachment in the email. I will see that. Okay, take care. If you want to remain engaged, you can. If you want to leave 4th semester, you can. Okay, Mohsin, क्या आप बोल रहे थे? सर जो इग्नू का प्रोजेक्ट है उसका अप्रूवल आया है. आ गया. मैं आपको परसों यही बात बोल रहा था. I was telling you कि you will get the approval, क्योंकि उसका टॉपिक आपका ठीक है तो उसका अप्रूवल तो आपको आएगा. मैंने आपको कहा था ना कि आप अपना काम रखो कंटिन्यू, डोंट वेस्ट योर टाइम. तो दैट इज अ गुड न्यूज. तो कहाँ पहुंचे आप उसमें? सर उसका फॉर्मेट थोड़ा बताएं. और उन्होंने लिखा है कि डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन इंक्लूड करें चैप्टर स्कीम में. ओके. डेटा एनालिसिस एंड डिस्क्रिप्शन चैप्टर स्कीम में. आपने नहीं दी थी चैप्टर स्कीम उसके साथ? उसमें दी थी सर. उन्होंने लिखा फिर से सेपरेट चैप्टर इस पर बनाना है. हाँ वो तो है ही, क्योंकि अगर आपने वो मेरा लेक्चर एक अटेंड किया होगा उसमें मैंने अपने स्टूडेंट्स को बताया था रिगार्डिंग चैप्टर स्कीम. तो जब आप कोई भी प्रोजेक्ट करते हैं तो उसका आपको पहले माइंड में रहता है एक चीज कि इस प्रोजेक्ट को मैं कितने चैप्टर्स में इसको मैं डेवलप करूं. ठीक है? तो फिर उन चैप्टर्स को आप अपना नाम देते हैं. तो यूजुअली मैंने आपको बताया कि व्हेन वी टॉक अबाउट चैप्टर स्कीम फॉर प्रोजेक्ट वर्क, जो एक ना आम सॉर्ट ऑफ प्रोजेक्ट होता है कोई भी, तो उसमें पहला चैप्टर नॉर्मली रहता है इंट्रोडक्शन. पहला चैप्टर रहता है. दूसरा क्या मैंने बोला था आपको? जो थोड़ा मतलब आपका यहाँ पर हमारे 4th सेमेस्टर स्टूडेंट्स भी हैं, इनका पहले माइनर प्रोजेक्ट है तो उसमें वो चीज़ ज़रूरत नहीं है. 6th वाले अगर चाहे तो थोड़ा वो कर सकते हैं, रिव्यू ऑफ लिटरेचर सेकंड लगा सकते हैं, क्योंकि दूसरा चैप्टर जो बड़ी बड़ी स्टडीज़ में आता है तो मेजर प्रोजेक्ट में भी उतना ज़रूरत नहीं है. लेकिन आपका जो MTM का प्रोजेक्ट है उसमें वो चीज़ जो है रिव्यू ऑफ लिटरेचर भी आ सकता है. तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर चैप्टर में आप देखते हैं कि जो इस टॉपिक के रिलेटेड कुछ स्टडीज़ हुई हैं, कौन कौन सी हुई हैं, तो उन स्टडीज़ का थोड़ा सा आप उनके नाम देकर हवाला देते हैं, तो उसको रिव्यू कहते हैं. तो फिर जो बाकी स्टडीज़ हैं नॉर्मल, उसमें दूसरा चैप्टर रिव्यू ऑफ रिलेटेड लिटरेचर लगाने की ज़रूरत नहीं है. उसमें दूसरा चैप्टर लगाते हैं उसी जो आपका टॉपिक है उसी पर, टॉपिक के रिलेटेड. तो फिर जब हम तीसरे चैप्टर पे आते हैं तो तीसरा चैप्टर नॉर्मली रहता है यही डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन. हाँ, तो उसमें क्या है, क्योंकि जो आपका सेकेंडरी डेटा है उसको आप ज़्यादातर यूज़ करते हैं पहले 2 चैप्टर्स में, लेकिन जो आपका प्राइमरी डेटा है दैट यू यूज इन द 3rd चैप्टर, जो आपका डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन है, क्योंकि ये इट इज़ योर प्राइमरी डेटा विच यू हैव कलेक्टेड एंड देन यू आर मेकिंग यूज ऑफ दैट प्राइमरी डेटा बाय एनालाइजिंग दैट डेटा. क्योंकि उसके लिए आप डेटा एनालिसिस जो होता है एक मतलब उसके अपना एक प्रोसेस होती है डेटा एनालिसिस की. सो यू मेक यूज ऑफ दैट प्रोसेस. You also make use of certain data analysis tools and analyze your data. तो उसका एनालाइज करने के बाद आप उस पर थोड़ा डिस्कशन करते हैं. जैसे मैंने परसों वो एक एग्जांपल दी थी. सपोज आपने एक क्वेश्चनियर बनाया है और क्वेश्चनियर में आपने स्केल यूज़ की है. नॉर्मली हम लाइकर्ट स्केल यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ 5-point स्केल रेंजिंग फ्रॉम 1 to 5 where you assign values. Suppose 1 you can assign suppose very good,
then you can assign good. 3 you can assign neither good nor bad. 4 you can assign bad. 5 you can assign very bad. फिर आप स्टेटमेंट डेवलप करते हैं. सपोज टूरिस्ट को बोलते हैं कि आप यहाँ पे आ जाए, तो आपको एसेसिबिलिटी की एक्सपीरियंस कैसी है, आप यहाँ पर पहुँचे तो उसमें आपकी क्या एक्सपीरियंस है. अगर बहुत अच्छी एक्सपीरियंस उसकी रही है वहाँ पे पहुँचने की, वो बताएगा वेरी गुड, तो यू कैन असाइन 1 टू दैट. अगर वो बोलेगा नहीं जी बहुत बुरी एक्सपीरियंस है यहाँ पहुँचने की, रोड खराब है, ट्रांसपोर्ट नहीं था, कुछ था, तो आप वेरी बैड, तो 5 उसको असाइन करेंगे. तो फिर सपोज आपने ये 20, 25, 30 को ये क्वेश्चनियर एडमिनिस्टर किया, तो फिर जो वो 30 रेस्पोंडेंट्स हैं, तो उनका आप देखते हैं कि 30 में से कितनों ने 1 बताया, कितनों ने 5 बताया, कितनों ने 3 बताया. तो उसके बेसिस पे आप उसका रिजल्ट निकालते हैं कि इतनी परसेंटेज लोग सेटिस्फाई, वेरी गुड एक्सपीरियंस है, इतनी है बैड. तो वो होता है डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन. दैट ऑल टेक्स प्लेस इन दैट चैप्टर. तो ये सारा आपका प्राइमरी डेटा यूज करता है ये चैप्टर, और अच्छा खासा बनता है ये. तो उसके बाद जो चौथा चैप्टर है वो बनता है नॉर्मली कंक्लूशन एंड सजेशंस, और सजेशंस, हाँ, कंक्लूशन एंड सजेशंस और फाइंडिंग्स एंड सजेशंस. तो उसमें आप जो वो पिछले 3 या 4 चैप्टर्स हैं उनकी एक समरी लिखते हैं, उनका निचोड़, और उसके बाद आप अपनी कुछ जो आपको लगा कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इस चीज़, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं आपके उसको पूरा करने के लिए, तो उसके रिलेटेड यू आर पुटिंग अप सम सजेशंस इन दैट रिगार्ड. सो वो भी आप उस चैप्टर में इनकॉर्पोरेट करते हैं. तो ये होता है चैप्टर स्कीम. जब आपने मोहसिन, जब आपने वो भेजी थी सिनॉप्सिस ना, वो प्रपोजल, तो उसमें आपने ये मेंशन किया था ये चीजें चैप्टर स्कीम में. उसमें मैंने सर इंट्रोडक्शन किया था मेंशन. ओके. और वुलर, हाँ, और ज़ेनलैक भी उसने मेंशन किया, और कंक्लूजन एंड सजेशन. अच्छा, तो डेटा एनालिसिस एंड डिस्कशन आप फिर भूल गए हैं. आपको नहीं उसने बताया जो आपका सुपरवाइजर है उसमें, तो उसमें वो चीज, क्योंकि चैप्टर स्कीम में ये तो मेन चीजें हैं ये चैप्टर्स, फिर कोई उससे ज्यादा भी ऐड कर सकता है, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल. लेकिन ये 4 जो है ना, ये लगभग मेन 4 तो मेन चैप्टर्स होते हैं. फिर कोई 5, 6, 8, 10 भी रख सकता है, उसमें कोई ये नहीं है. लेकिन ये 4 जो मैंने आपको बताया ये मेन है, बेसिक. ये 4 तो रखने ही रखने हैं आपको, ये 4 चैप्टर्स. अगर इसमें चैप्टर में ऐड करेंगे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना ना, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. यू हैव टू, क्योंकि आपका तो काम जो होगा वो तो होगा ही इन्हीं चैप्टर्स पे, क्योंकि इन चैप्टर्स पे तो आपको जरूरी काम करना है. अगर ये काम नहीं होगा तो फिर स्टडी कंप्लीट नहीं होगी, तो उसमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा. तो आप उसको वो रिड्राफ्ट करके भेज सकते हैं, तो बाकी आप अपना काम जारी रख सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं. आपको उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं. कंटिन्यू विद योर वर्क एज यू आर डूइंग, बट जस्ट मेंशन द नेम्स ऑफ चैप्टर्स एंड सेंड दैट. ठीक है सर. मगर ये डेवलपमेंट पर मैंने बनाया था, मैंने बोला था सर मैं पोटेंशियल पर, मगर डेवलपमेंट पे है, डेवलपमेंट ऑफ ज़ेनलैक. अब आपने जो आपने टाइटल पे वहां पे भेजा है ना, टाइटल चेंज नहीं होगा अब, क्योंकि वो तो प्रॉब्लम करेगा आपको. टाइटल अब वही रहेगा जो आपने सिनॉप्सिस में टाइटल रखा है. चैप्टर स्कीम तो चेंज हो सकती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. चैप्टर का नाम वो हमेशा, जब भी आप चैप्टर स्कीम भेजते हैं ना प्रपोजल की, उस पर लिखा होता है ऊपर टेंटेटिव चैप्टर स्कीम. टेंटेटिव मीन्स विच कैन चेंज ऑल्सो. तो चैप्टर नेम ऑफ द चैप्टर कैन यू एनी टाइम चेंज, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. लेकिन जो आपने अब टाइटल किया, सजेस्ट नेम ऑफ द टाइटल ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए. दैट शुड बी एज इट इज. तो अगर आपने डेवलपमेंट पे टाइटल किया है तो कीप इट ऑन डेवलपमेंट, उसमें कोई इशू नहीं है. क्या था आपका टाइटल एग्जैक्टली? डेवलपमेंट ऑफ ज़ेनलैक इन वुलर लेक एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन. डेवलपमेंट ऑफ ज़ैनुल लेक, तो ठीक है, इट इज नॉट बैड टाइटल, तो ठीक है ये भी. तो उसमें लेकिन एक चीज है कि आपको उसमें जो ऑब्जेक्टिव्स है ना आपके, वो ज़ैनुल लेक को डेवलप करने की
होनी चाहिए। मतलब नाउ यू हैव टू लुक, ये तो जो पोटेंशियल है ना, पोटेंशियल, ये पोटेंशियल से ज्यादा मतलब इस ये काम ज्यादा प्रोफेशनल बन जाता है डेवलपमेंट का। ये आप ऐसे एग्जांपल है कि मतलब पोटेंशियल सपोज देख सकता है जो टूरिज्म में उतना ट्रेंड भी नहीं है, मतलब ट्रेंड तो है लेकिन उतना ट्रेंड नहीं है जितनी ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। इसके लिए अब ज्यादा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस होनी चाहिए। यू गॉट इट? बट यू कैन डू इट, यू कैन, क्योंकि आपका तो ये है ना, ये मास्टर्स का है। सपोज ऐसे प्रोजेक्ट्स डिप्लोमा लेवल पे तो ज्यादा पोटेंशियल पे फोकस करते हैं क्योंकि उस पे वो लेवल उतनी ज्यादा डेवलप नहीं होती है प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस। लेकिन मास्टर्स में तो आप ऐसा ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, यू कैन हैंडल इट। आप ये हैंडल कर सकते हैं डेवलपमेंट का, क्योंकि आपको इसमें ये सोचना है कि उसकी डेवलपमेंट एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन कैसे हो, तो उसकी डेवलपमेंट के लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए, व्हाट सॉर्ट ऑफ मेजर्स शुड बी टेकन टू डेवलप ज़ैनुलैंग एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो यू कैन थिंक अबाउट फ्रॉम इवन, हम तो अभी तक 3 A's की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप 5 A's अप्रोच यूज कर सकते हैं। यू कैन टॉक अबाउट एमिनिटीज ऑल्सो। गॉट इट? of amenities, you can talk about ambience also. सपोज उसकी amenities, उसकी ambience के हिसाब से क्या डेवलपमेंट जरूरी है, तो आप attraction, accessibility, accommodation के अलावा इसमें amenities भी ला सकते हैं। चलो ambience को अगर आप नहीं टच करोगे, लेकिन amenities को आप टच कर सकते हैं कि amenities में वहाँ पे क्या क्या होनी चाहिए ना, facilities, और जिससे वैल्यू एडिशन हो उस डेस्टिनेशन की, जिससे उससे की प्रॉपर डेवलपमेंट हो एज ए टूरिज्म डेस्टिनेशन। तो वो चीजें आप उसमें इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। राइट? अच्छा, और कुछ? So with this, we conclude the session. Take care, all of you.